अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जो एक बड़ा अहम मसला है और उस पर जो निगरान काबीना है, निगरान वज़ीर आज़म है, 3-4 दिन से सर जोड़ कर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से बिजली के बिलों के हवाले से आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुख्तलिफ सेशंस हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं जिसमें कुछ चीज़ों की तरफ गौर किया जा रहा है कि क्या क्या मुमकिन इक़दाम किए जा सकते हैं जो अपने मैंडेट में रहकर काम ज़ाहिर है कि मुश्किल है कि इतना इख्तियारात नहीं है निगरान हुकूमत के पास और इन लिमिटेड अपने जो उनके इख्तियारात है उसमें रहकर ही काम करना है। फिर IMF की जानिब से भी सख्त शराइत हैं, उनकी पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, वो ये कहा जा रहा है कि IMF को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। बिजली की कीमतों के हवाले से और बिलों के हवाले से भी जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे वो ज़ाहिर है कि मुशावरत के साथ होगा, उसके बिना बहुत मुश्किल है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज भी कोई एक वर्चुअल सेशन हुआ है जिसमें ये सारा मामला डिस्कस किया गया है डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने। बहरहाल अगर इस पर IMF रजामंद हो जाता है तो फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी, जो सारा इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें शायद बेहतरी हो। बहरहाल ये भी एक तजवीज़ है कि 6 माह के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बिल्स हैं, उसके इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाएं। आगे सर्दियां आ रही हैं तो फिर कुछ पैसे ज़ाहिर है कि अगर 6 महीने में तकसीम कर दिए जाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगी। फिर चोरी को रोकने के लिए सख्त किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। फिर वज़ीर आज़म साहब ये भी कह रहे हैं कि बिजली की बचत की जाए, ख़ास तौर पर सरकारी जो महकमे हैं वहाँ पर बड़ी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल क्या हो सकता है और क्या निगरान हुकूमत इस वक्त करेगी, ये सारी चीज़ें, ऑप्शंस क्या है निगरान हुकूमत के पास, ये हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाया हुमायूं ख़ान साहब, हुमायूं ख़ान साहब भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, बहुत शुक्रिया आपका भी हुमायूं साहब। और वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी, क्या ऑप्शंस इस वक्त हैं? ख़ास तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि हुकूमत चाहती है कि रिलीफ दे आवाम को और उसके हवाले से मुख्तलिफ सिटिंग्स हुई हैं, सेशंस हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल है। क्या हो सकता है? शुक्रिया नाहिद। मानना पड़ेगा कि हुकूमत के पास ऑप्शन महदूद है। रिलीफ देने के लिए हुकूमत सरगर्दा है। आप ही के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं मुसलसल 3 दिनों से, और जब से बिजली बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू है तो तब से, बल्कि ये हुकूमत जिस दिन से आई है तो उस दिन से इनकी कोशिश यही रही है कि किसी न किसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स के मद में आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ताहाल वो उस हवाले से कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन एक बात जो कल भी मैंने आपको प्रोग्राम में कही थी कि हुकूमत संजीदा है, आवाम के दुख दर्द में शामिल होने की वो कोशिश कर रही है, और वज़ीर आज़म ने बाकी सरगर्मियों को महदूद करते हुए मुसलसल 3 दिनों से इस पे वर्क किया है। और अभी हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं कि पाकिस्तान जो चूँकि IMF के साथ मुआहदों के बंदिशों में मुक़य्यद है, बहुत सारी चीज़ें जो है हुकूमत के इख्तियारात वैसे भी महदूद है, निगरान हुकूमत है। और अगर रेगुलर हुकूमत होती भी तो जब आपका जो खसारा है वो 970 अरब रुपए बिजली के मद में हो और 350 अरब के लगभग आपकी जो है सालाना चोरी होती हो और 40% आपके लाइन लॉसेस हो, तो ऐसे में आप रिलीफ कहाँ दे सकते हैं? आपका जो हॉनेस्ट सारिफ है, जो बिल अदा करता है, उसी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो चोरी करता है, जो धोखा करता है, वो सारिफ मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करता है और उसकी कीमत मुल्क व कौम को अदा करनी पड़ती है। लेकिन आज इसमें ये हुआ है कि अब हुकूमत ने थ्रू प्रॉपर चैनल अंधाधुन इक़दामात की बजाय एक देरपा और दूर रस नताइज के हामिल इक़दामात करने पे फोकस्ड है ये निगरान हुकूमत।
और शमशाद अख्तर साहिबा जो है, जो वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाली हुई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो IMF से इस हवाले से बातचीत करें। तो इत्तलात ये है कि IMF से राब्ता हो गया है और इन 24 घंटों के दौरान IMF की तरफ से, मैं कोई ख़बर एक बैनुल-अक़वामी मीडिया पे पढ़ रहा था कि IMF ने भी कहा कि पाकिस्तान अगर हमसे मौक़िफ़ शेयर करेगा और कोई रेलेवेंट रीज़न दिए जाएंगे जिसको जस्टिफाइड किया जा सकता है फ़ाइनेंस के टर्मिनोलॉजीज़ में, तो शायद फिर पाकिस्तानी सारिफीन जो है वापडा के, उनको शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। तवक्को तो है, ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। यही जो 6 अक़सात की जो एक तजवीज़ दी गई है कि जो सारिफीन यकमुश्त बिल की अदायगी से कासिर है तो उनको ये सहूलत शायद दी जाए। और बाकी भी हुकूमत की यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में IMF अगर एग्री होता है तो कुछ ख़ास टारगेटेड सब्सिडीज़ का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त वसाइल की भी कमी है, माली मुश्किलात का मुल्क शिकार अभी है। तो सब्सिडी बिल्कुल नहीं दे सकते आप जी, इसमें, लेकिन फिर भी हुकूमत इस बात को कंसिडर कर रहे हैं कि जो 200 यूनिट से कम के जो सारिफीन है वो ऑलरेडी उनकी कीमत जो है उसको सब्सिडाइज हम कह सकते हैं, लेकिन मज़ीद इसमें कमी लाने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्तसरन यही हम कह सकते हैं कि हुकूमत जो है सरतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम जो है वो किसी बड़े रिलीफ की शायद तवक्को नहीं रख पाएंगे और ना हुकूमत इतना कोई बड़ा रिलीफ देने में कामयाब होगी। लेकिन एटलीस्ट अगर IMF के साथ बातचीत होती है और किसी ख़ास तबके को जो मुस्तहिक तबका है, अगर उनको थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिल जाए तो बढ़त होगी। ठीक है। हमायूं साहब, आपको कितनी गुंजाइश इसमें लग रही है? अब निगरान जो हमारी वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, उनका वर्चुअल एक सेशन हुआ है जिसमें डिस्कशन हुई है IMF के साथ, और ये भी ज़राए का कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग भी ली है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई तहरीरी प्लान आपके पास है तो वो भी आप हमसे शेयर करें ताकि फिर फर्दर इसमें देखा जा सके कि क्या हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कुछ गुंजाइश नहीं, जो पाकिस्तान जिन इश्यूज से डील कर रहा है वो मल्टी प्रोंग हैं। एक, हम सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर जो है वो एक शदीद हद तक फंसे हुए हैं और उसके ऊपर जो है हमारी सिविल आर्म फोर्सेस और दिफाई इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है, हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया पिछले चंद महीनों पहले, और उसके बाद हमने बहुत सारी जो शराइत हैं उसके ऊपर अमल पैरा होना है। आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऐसे नहीं कर लेते कि जिसमें आप अगले दिन कहते हैं कि जी मेरे घर के मसाइल थे या मेरे जो है वो बच्चों के मसाइल थे या मेरी जो फैमिली के मसाइल थे, तो इसलिए अब हमें ये नहीं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की एक गारंटी होती है। तो जब पिछली हुकूमत ने गारंटी दी, उसका भी एक बड़ा एक बैकग्राउंड है कि उन्होंने 16 महीने नेगोशिएट करके उससे जो पिछली हुकूमत थी PTI की, जिन्होंने कुछ तो नहीं, बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ की, उससे कतई नज़र अब केयर टेकर गवर्नमेंट का एक तो जो मैंडेट है वो बड़ा महदूद है, और दूसरा उनके जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं। उसके अंदर रहते हुए जो 8 या 9 या 10 या 12 जो है वो पिछली कल की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें सजेशन दी गई, उन सजेशन को लेके IMF के पास जाना था। अब जब हम IMF के पास जाएंगे तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा नहीं, लेकिन एक कैविएट है कि हमने पिछले साल अपनी हिस्ट्री के 76 साल हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्लड्स का जो है सामना किया। हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, G77 प्लस चाइना, जिसके ऊपर हमने वो जो UN के ऊपर भी और COP27 के ऊपर भी किया, तो उसके अंदर मेरे ख्याल है शायद एक ऐसी कैविएट हो जिसमें ये बताया जाए। और अभी भी चूँकि हम इस दफ़ा भी कुछ जगहों पे, अभी आप चंद दिन पहले भी हम आपके प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि इंडिया ने जब फ्लडिंग हो रही थी तो उन्होंने अपने वो खोल दिए दरिया सतलज में और मुख्तलिफ जगहों पे जो है हैवी जो थे, और बहुत सारे अजला जो थे वो फ्लड्स के अंदर आए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा ख्याल है IMF भी थोड़ा सा इसके ऊपर लीनियंट वो रखेगा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट जो होती है उसने कुछ ना कुछ करना होता है। बिल्कुल, हाँ। अब वो किस हद तक कर सकेगी, ये नेगोशिएशन होगी जो IMF के साथ होगी। फिर उसके साथ जो ऑप्शन बी थी, तो ये जो 6 महीने की एक साथ की बात हो रही है, साफी साहब ये एक बड़ी जिक्र किया, ये उसके बाद होगा? नहीं, ये उसका हिस्सा होगा। एक ऑप्शन ये होगी कि उसके अंदर वो हमें अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि हमने अपनी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर IMF के साथ जो आपका मुआहदा था, उस मुआहदे की एक बहुत बड़ी शिक ये थी कि आपने इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा के
इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं कि हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि आवाम पिस रही है, तो इसलिए हमें उसमें रिलीफ दिया जाए। उस रिलीफ की वजह यही है कि हम अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्लड्स का भी सामना कर सकते हैं, कर चुके हैं, और आइंदा आने आज कल के दिनों के अंदर भी हो रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है, जो केयर टेकर सेटअप है, वो SIFC है, जिसके ऊपर हमने जिक्र किया कि वहाँ पे अपने दोस्त ममालिक जो हैं उनसे उम्मीदें वाबस्ता रख के वहाँ से कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ जाए, ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो गैप है वो किसी तरह कम हो। तो ये गवर्नमेंट बड़ी एक नाजुक जो है उसके ऊपर वो खेल रही है, क्योंकि एक तो उसका मैंडेट नहीं है ये फैसले करने का, लेकिन चूंकि जब तक 4 महीने 6 महीने इन्होंने इसके ऊपर रहना है, तो उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी तो कुछ करना है। तो उसको सारी चीज़ों को देखते हुए मैं मतलब ये समझूंगा कि ये शायद हमारी हिस्ट्री की वायद वो केयर टेकर सेटअप होगी जो इतने बड़े मसाइल का जो है जिसको सामना कर रही है, और आवाम की बहबूद भी उन्होंने देखनी है। तो इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर काकर कि वो किस तरह इसको नेविगेट करेंगे। ठीक है शहजादा साहब, सर क्या किया जा सकता है? अब IMF के साथ जो मामलात हैं कि वो तो अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी फिर हमें पता चलेगा, जो निगोशिएशंस हैं ज़ाहिर है वो चल रही हैं कि क्या, लेकिन अंदरूनी तौर पर हम क्या कर सकते हैं? अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि बिजली चोरी जो होती है उसको रोका जा सकता है, उस पर सख्ती से इक़दामात हम वो शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर बिजली की बचत की जा सकती है, क्या हो सकता है? आप कोई ऐसा लाएहमल आपके जहन में हो कि लोकल लेवल पर क्या क्या काम किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि जो लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल जो है हम पे ही ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए है। उन्होंने सरेदस्त तो ये कर दिया कि हम IMF से बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, और IMF अगर है वो हमारी बात मानती है, अगर उसको थोड़ा सा रेट कर देती है तो हम उस पर जरा कुछ रिलीफ देंगे, एक बात। लेकिन जो बात उस वक्त तक जो कुछ होता है वो लॉन्ग टर्म तो नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म तो ये है कि मैंडेट है इसके पास, इस गवर्नमेंट के पास, और वो सबसे बड़े तो ये करें जो बड़े बड़े वो हैं, जो रशीद साफी साहब ने अब कहा, जो बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े कारखाने उनके हैं, उनके बड़ी बड़ी मार्केटें उनकी हैं, वो उनको जरा देखा जाए कि वो बिल अदा करते हैं और किस तरह अदा करते हैं। ऊपर से अगर शुरू करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा। और अच्छा, फिर एक और बात भी है, देखिए, अगर आप बड़े लोगों को कहते हैं कि भाई अब इस मुल्क को संवारने का एक मरहला है और आपने कुछ जो है वो करना है, हम किसी सूरत में भी चोरी को जो है नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो अगर ऊपर से चोरी बर्दाश्त नहीं होगी तो अगर छोटा मोटा बंदा करता है वो तो खुद सीधा हो जाएगा। जब वो देखता है कि एक फैक्ट्री मालिक है, उसके जो है वो करोड़ों रुपए जो है उनका, जैसे चल रहा है आपके सोशल मीडिया पे कि जिन्हें फलाना जो है वो शुगर मिल का जो है इतने करोड़ रुपए का बिल था तो उनको इतना माना कर दिया। वो गलत भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, मैं उसको कहता हूँ। लेकिन अगर बड़े लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, बड़े लोगों को आप इस बात पर आमादा करेंगे कि चोरी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। चोरी की गुंजाइश का मतलब ये है कि आप गरीब आदमी को मार रहे हैं, तो उससे ये है कि अच्छा, जहां जहां तक थोड़ी बहुत आपके जो वापडा का सिस्टम है उसको, जो लाइन लॉसेस अभी इन्होंने, रशीद साफी साहब जब कह रहे थे कि आपके लाइन लॉसेस हैं, उसको थोड़ा इम्प्रूव करें। वो 5%, 10%, 100% शायद ना हो। अब 40 से अगर वो उसको लाइन लॉसेस जो है वो आ जाता है 35% पे आ जाता है, 32 पे आ जाता है, 30 पे आ जाता है, तो भी देखिए ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स है कि आप थोड़ा वो बोझ कम करना शुरू कर देंगे और लोग ये देखेंगे कि भाई जब बड़ा आदमी दे रहा है टैक्स, वो आपका बिजली का बिल पूरा दे रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, और चीजें वैसे हो जाएंगी। तो और उसके बाद में ये बर्डन जो है तमाम सूबों पर इक्वली कैसे डिवाइड किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। नहीं, चैलेंज तो है। देखिए, मैं आपको कहता हूँ चैलेंज है जरूर, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लाइन लॉसेस को इंप्रूव करें और बड़े लोगों पर हाथ डालें, और उसके बाद अगर बड़ी बड़ी कोठियों वाले हैं या पोश एरियाज हैं, वहां आप उसको जो है ना वो करेंगे, तो फिर वो जो बेचारा कच्चे मकान वाला है, जो बिजली 5,000 का इस्तेमाल करता है, वो वैसे ही अपनी बिजली कम कर देगा कि मैं वो तो नहीं कर सकता हूँ, बिजली जरा अपने इस्तेमाल कम करो, तो चोरियां जो है वो उस तरह कम होगी। मैं कहता हूँ बड़ा उससे फर्क पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप हो सकता है। और उसके बाद IMF अगर आपके साथ इस चीजों को कंसिडर करे, ये चीजें थोड़ी सी वो हैं, तो वो अगर रिलीफ दे दें
तो वो रिलीफ जो है अगर आप मुंतकिल करके लोगों को, मेरे ख्याल में इतने केयर टेकर गवर्नमेंट के बस में इतना ही हो सकता है ना। केयर टेकर को ये तो नहीं कर सकता कि आप उठा के बिजली की जो है वो कीमत बिल्कुल उठा के शार्पली आप उसको डिक्लाइन कर दें कि कीमत हम टैरिफ इतना कम वो नहीं कर सकती, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो तीसरी बात आपने खुद कही कि आप कम से कम ये कर दें कि बिजली के जो बचत है वो बड़े बड़े अदारों में उसको कम कर दें, उसके एसियां जितनी इस्तेमाल होती हैं उसको 30% कम कर दें, 70% उसको चलाते रहें। कोई सुबह 11 बजे से पहले ना चलाएं उसको, 12 बजे से पहले ना चलाएं, और उसके बाद जो है इस तरह अगर करना शुरू कर दें तो थोड़ी सी जो है ना इस चीजों से कोई फर्क जरूर पड़ेगा। और जेस्चर भी है, अगर फर्क कम पड़े लेकिन इसका जेस्चर बहुत बड़ा होगा कि सरकारी इमारतों में और प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंसी में, गवर्नर हाउसेज, सीएम हाउसेज में हमने इस चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव का वो हो सकता है, तो उससे इम्पैक्ट उसका बड़ा होगा। लोग ये समझेंगे कि भाई सिर्फ हम नहीं है, जब वो कुर्बानी दे सकते हैं हम भी 4 बल्ब की जगह 1 बल्ब जला दें, उसको थोड़ा कम करें। जी ठीक है, अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ और भी मौजूद हैं उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। कभी जो जिंदगी का गोशवारा देखता हूँ तो हर मद में खसारा ही खसारा देखता हूँ। If I am eating something, why would I have to post that? If I am driving a car, why would I have to post that? अब ये जो माशरा है हमारा और जो माशरती अक़दार है, सोशल मीडिया भी है, कभी झुकने की तमन्ना, कभी सरकश लहजा, तो इन लहजों के उन्वानात मुख्तलिफ हैं, कहीं कोई आवाज़, कहीं कोई आवाज़। इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑफ। मैं जो भी अब तक मैंने काम किया है, जैसी मैं टीवी पे देखती थी या मुझे लोग जानते हैं, मैं रियल लाइफ में वही हूँ। तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, अब हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान से बाहर की। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का खुद मुख्तार इलाका करार देने का ऐलान किया है, ये ख़बर सामने आई है। और अब भारत जाहिर है कि इसके ऊपर बहुत वावेला कर रहा है और इस पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे, हालांकि अमूमी तौर पर जो चाइना का बिहेवियर है वो आलमी तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनते हैं और ना ही इन चीज़ों को ज़्यादा वो इसमें पढ़ते हैं। और ज़ाहिर है कि जो अपना इकोनॉमी की तरफ उनका फोकस है वो एक मुख्तलिफ उनका बिहेवियर है वो उसी के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब ये मामलात इंडिया चूँकि पाकिस्तान के साथ हमारे चले एक उनके साथ जो चल रहा है, एक रिवायती दुश्मन का जो टर्म इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं, उसके जो दीगर ममालिक हैं, नेपाल हो जाए, भूटान हो जाए, तमाम जो हमसाए ममालिक हैं उनके साथ मामलात उसके ख़राब ही रहते हैं। लेकिन अब चाइना के साथ जो एग्रेशन शो कर रहा है इंडिया, अब उसका क्या रिज़ल्ट होगा, उसका क्या नतीजा होगा। अब जाहिर है कि चाइना नहीं इससे पीछे हटेगा। ये पहले भी मामला, लद्दाख वाले मामला भी जो है ये तनाज़ात उनके चलते रहते हैं। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसको लिंक करें कश्मीर के साथ कि मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं, जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, वो सारा मामला जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है।
अब वहाँ पर कैसे प्रोसीडिंग होगी? एक तरफ आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन दूसरी तरफ आपने कश्मीर के साथ क्या किया उसके ऊपर आप खामोशी इख्तियार करते हैं और दुनिया भी इस पर बात नहीं करती, और पाकिस्तान जब बात करता है तो जाहिर है वो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होती है। ये सारी चीज़ें, ये इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है इंडिया के बिहेवियर में, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। साफ़ी साहब, अब चाइना की तरफ से जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं, या उन्होंने वो नक्शे में जिस तरह से एक खुद मुख्तार इलाका करार दिया अरुणाचल प्रदेश को, तिब्बत का, अब उसके ऊपर वावेला जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है भारत की जानिब से। ओवरऑल ये तनाज़ा क्या है और ये किस समत में आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? आपने अपने इब्तिदाई में नाहिद समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश की, और आपने चीनी मिजाज के बारे में बात की। चीन का यही मिजाज है जो आपने डिस्क्राइब किया कि चीन सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देने के अमल पर ज़्यादा यकीन रखता है। इस किस्म के तनाज़ात में चीन नहीं पड़ता। कई ममालिक के साथ देखे, ताइवान के साथ जो वन चाइना जो एक विज़न है, जो ताइवान के साथ उनका मसला है, उनको भी इंतहाई तहम्मुल से देख रहा है चीन। हालांकि उसमें अमरीकी मुदाखलत बिल्कुल विजिबल है, और हर जो साल में 2-3 मरतबा ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे चीन को प्रोवोक किया जाता है। लेकिन चीन सिर्फ सफारती ताल्लुकात और अपनी दिफाई अहमियत को सिर्फ उजागर करने पर इक्तफा करता है। कभी भी चीन की तरफ से एग्रेशन का इजहार नहीं किया गया। अब भारत की जानिब आते, लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो या जो अक्साई चैन वगैरह के जो बाकी इलाके हैं, जो सरहदी तनाज़ा है, ये बहुत पुराना है, और हमेशा एग्रेशन और दरअंदाजी जो होती है वो हमने नोट की है कि भारत की तरफ से होती है, और हमेशा भारत जो है दांत कट्टे करके वापस भारत को लौटना पड़ता है, शरारत से बाज नहीं आता। लेकिन इस दफ़ा चीन ने जो मेयारी अपने मैप्स, जो न्यू मैप्स जारी किए हैं, उसमें इस बात पे मोहर तस्दीक सब कर ली कि ये जो मुतनाज़ा इलाके जो भारत समझता है, चीन ने उनको इंटीग्रेटेड पार्ट अपने टेरिटरी का उसको तसव्वुर कर लिया है और उसको मेंशन कर लिया है, और भारत को एक खुला पैगाम दिया है कि अगर इसके बाद, जाहिर है इसका यही मकसद है कि अगर आप किसी मुल्क के डिक्लेयर्ड टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे तो एग्रेशन भी तसव्वुर होगी, आलमी कवानीन की भी वो खिलाफ वर्जी होगी, और उस मुल्क को हक़ दिफा भी हासिल हो जाता है। तो चीन ने इस दफ़ा एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है। कुछ ही दिनों पहले साउथ अफ्रीका में चाइनीज़ प्रेसिडेंट और भारतीय सदर की मुलाकात हुई थी। इस किस्म के मामलात पे बातचीत हुई। चीन ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ बैनुल-अक़वामी सरहदों के जो है एहतराम, उस पे ज़ोर दिया था। किसी एग्रेशन की बात हमने शी जिनपिंग की ज़ुबानी नहीं सुनी, जो वहाँ से जितनी भी ख़बरें आए। लेकिन दूसरी जानिब भारत सदर ने लौटते ही सरहदी तनाज़ात और उसको मज़ीद हवा देने की कोशिश की, और जो ये जो मियारी नक्शे जो है ये आज की बात नहीं है, काफ़ी दिनों से पहले जो है इनका इजरा हुआ था, इनको गज़ट किया गया था। उस पे अब भारत का अचानक वावेला मचाना इस बात की गमाजी करता है कि जो साउथ अफ्रीका में दोनों लीडरान के बीच में जो बातचीत हुई है उससे भारत पीछे हट रहा है, यानी पुरअमन पड़ोसियों की तरह वो चीन के साथ भी रहना नहीं चाहता। चले पाकिस्तान तो बात ही नहीं करता, पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान अपना दुश्मन समझता है और पाकिस्तान भी भारत को दुश्मन समझता है। हमारे यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ, हमारे यहाँ जो रेगुलर हमारी सरहद है उस पर खिलाफ वर्जियाँ, वो तो मामूल की बात है। भारत की एग्रेशन किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चीन के साथ पंगा जो है भारत को महंगा पड़ेगा। चीन जो है इस वक्त दुनिया का ना सिर्फ इक़्तिसादी क़ुव्वत का एक भरपूर हामिल मुल्क है, बल्कि दिफाई लिहाज से भी चीन इस खित्ते का एक बहुत ही लीडिंग रोल पे इस वक्त है। तो बात वही पे आ जाती है कि चीन नहीं चाहता कि कोई तनाज़ा खड़ा करे अपने पड़ोसियों के साथ, लेकिन इस ऐलान या इस इशारे के बाद हमें ये बात समझनी चाहिए कि चीन अब अपनी टेरिटरी को जो है उसको सिक्योर करने और उस पे दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को टॉलरेट शायद ना करे। लद्दाख जैसे वाक़यात पे चीन ने बहुत तहम्मुल का इजहार किया,
लेकिन अब हमें लगता है कि चीन ने डिक्लेयर कर दी, एक लाइन ड्रा कर दी, अगर भारत उसको क्रॉस करेगा तो उसको भरपूर जवाब मिलेगा। और इसमें एक बात आखिरी में ऐड करूँगा कि पाकिस्तान इस किस्म के मामलात में हमेशा से चीनी मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, क्योंकि चीनी मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है और उनकी पॉलिसी एग्रेशन नहीं है। और भारत को हम अज़लों से जानते हैं कि उनकी पॉलिसी है तशद्दुद, अंदरूनी सतह पे भी तशद्दुद की पॉलिसी पे अमल पैरा रहता है और अपने पड़ोसियों को भी वो चैन से रहने नहीं देता। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस मामले में चीन के साथ तो हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। ठीक है, हुमायूं साहब, क्या सिग्निफिकेंस है ये जो मैप अब जारी किया गया है इंटरनेशनली भी, और कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये इंडिया के लिए, और इंडिया ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, जो शोर हो रहा है, जो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया जा रहा है, तो क्या उसके लिए इसमें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? नाहिद, इसकी बहुत बड़ी सिंबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और फिज़िकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। और ये मामला आज का नहीं है। भारत के साथ तकरीबन जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं, 6 या 7 जो हैं, सब के साथ, बांग्लादेश के साथ कुछ 4000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा उनका है, भूटान के साथ है, चाइना के साथ 3500 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसके अलावा म्यांमार, नेपाल के साथ है और फिर पाकिस्तान के साथ 3000 के, और तकरीबन सारा डिस्प्यूटेड है कि कहाँ पे, कहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, कहीं पे वर्किंग बाउंड्री, कहीं पे इंटरनेशनल बॉर्डर, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। और ये जो इसकी लेटेस्ट, वो जो एक टर्म पहले सवाल करते थे कि खित्ते में थानेदारी जो है वो कोशिश करता है, इंडिया बाज नहीं आता। भारत शुरू से यही कोशिश कर रहा है कि बिग ब्रदर के तौर पे अपने आप को वो रखे, और उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी कॉनोटेशन है कि वो अमेरिका के साथ मिलके एशिया पैसिफिक, एशिया पिवट, उस तरह बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। ये 2020 में गलवान वैली के अंदर जब ये हुआ, लद्दाख के इलाके के अंदर, और फिर जब भारत ने यूनिलैटरली जो मकबूजा कश्मीर, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया, तब से ये मामला जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसमें अक्साई चिन तो ये वो मामला है जो 1963 में पाकिस्तान और चाइना के साथ जो बॉर्डर हुआ, और ये शिंगजियांग का एक ऐसा इलाका है जिसमें हमेशा से चाइना का तसल्लुत नहीं, चाइना की जो वो है गवर्नेंस और उसकी जो चीज़ें हैं वो रही हैं वहाँ पे, उसमें भारत उसका करता है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा सूबा है जिसमें भारत हमेशा से कहता है कि हमारा, लेकिन चाइना का हमेशा से इंटरनेशनल मौक़िफ़ रहा कि ये चाइना का एक पूरा सूबा है। तो ये सारी चीज़ें उसका एक मिक्सचर है। 25-30 के करीब जो है बॉर्डर एग्रीमेंट हो चुके हैं चाइना के और इंडिया के, लेकिन कोई उसका खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। जो इनके अपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस के, उनका क्या नाम है जी, वो जो इंडिया के वो हैं गांधी साहब, राहुल गांधी, अभी वो एक मोटरसाइकिल उन्होंने जो है ना एक वो किया, ट्रिप किया इस एरिया का, लद्दाख का, और उसमें उन्होंने आके अपनी कैबिनेट में बताया और पार्लियामेंट में बताया कि चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारा इलाका जो है उनके कंट्रोल में, और नरेंद्र मोदी साहब जो कहते थे कि नहीं हमारे पास नहीं है, कोई 1 इंच भी हमारा नहीं गया, चाइना ने ऑलरेडी अपना जो उनका राइटफुल वो पोजीशन थी वो उन्होंने मेंटेन कर ली। तो ये जो आज आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो 2 दिन से वो हो रही हैं, ये उस चीज़ की गमाजी करती है कि जिस तरह अभी रशीद साहब ने कहा कि चाइना देखें, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दिया, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दिया, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिया, मुल्कों के दरमियान रप्रोचमा करवाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अगले हफ्ते जो है वो समिट होने जा रहा है G20 का, और 1 हफ्ते पहले रशीद साहब ने सर जिक्र किया ब्रिक्स के साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी इस पे गुफ्तगू हुई। तो चाइना ने अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि हमारा जो अपना रकबा है, हमारा अपना इलाका है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एग्जैक्टली जस्ट लाइक पाकिस्तान कि कश्मीर का जो इलीगली ऑक्यूपाइड आपने जो उसके ऊपर गासबाना वो किया, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि 2019 वाले मामलात को रिवर्स करें। आपने अपनी वो इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अब वो बहस कर रही है। तो ये भारत की जो, और भारत भी बाय द वे नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो RSS और BJP हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है वो नज़र आ रही है कि कहीं से भी कुछ भी हो, हम कब्जा करके जो है इलाकों के ऊपर, और उसके ऊपर जो है फिर आसपास के लोगों को, और फिर इंटरनेशनल के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के इलाके हैं, UN के रेगुलेशंस हैं, उसके ऊपर मामलात के ऊपर बहस ना करें। तो ये आपको जो आज भी हुआ, ये उसी चीज़ की एक तरफ है। इनके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनरल्स का ये जो नक्शा है जिसके ऊपर ये बहस शुरू हुई है, ये चाइना हर साल करता है।
अगर आपको याद हो, जब आपकी प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले हमने कहा था कि चाइना ने कुछ इलाके वहाँ पे नेम करने शुरू कर दिए थे। हाँ। तो ये उसी तरह का हिस्सा है कि वो अपनी इंटरनेशनल रिकग्निशन बता रहा है कि ये इलाके हमारे हैं, हमारा राइट है हमारे इलाके। अच्छा, आप वहाँ की आवाम को भी देख लें तो उनकी अगर आप उस नस्ली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें तो वो इंडिया के कहीं से उसका वो हिस्सा नहीं लगते। वो सारे वही हैं जो तिब्बतियन वो थे, और तिब्बत जो है वो चाइना का इनएलिएनेबल पार्ट है। हम नहीं मानते, पूरी कौम पूरी दुनिया इसके ऊपर उसको एग्री करती है। ठीक है। अच्छा शहजादा साहब सर, 2 पॉइंट्स हैं, ज़रा इनको मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइएगा इनके हवाले से। एक तो ये है कि चाइना क्या अब इस पर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाने जा रहा है, और क्या भारत चाइना के साथ किसी एग्रेशन के इस वक्त मूड में तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इस पोजीशन में भी है कोई एग्रेशन चाइना को वो मज़ीद दिखा सकता है? क्योंकि मोदी साहब इस किस्म की हरकतें हमेशा करते हैं, जब इलेक्शन करीब होते हैं इस किस्म के वो डेस्परेट होकर हरकतें की जाती हैं। और फिर जब दूसरा कश्मीर के हवाले से बात होती है तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाते हैं, दुनिया को वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप समझते हैं कि दुरुस्त है। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। जी, मुझसे सवाल है आपका? जी जी शहजादा साहब। जी देखिए, ये बात आपने खुद इस पे कर दी। मैं इसी पे बात करना चाहता था कि जो मेरा मौक़िफ़ है, मैं दूसरे का माल भी हड़प कर दूं तो मैं उसको जायज़ करार दे दूं, और जो दूसरे का मैं किसी उसको मैं करूं और दूसरों को रिजेक्ट कर दूं, नहीं 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 नहीं, वो तो किसी सूरत में वो नहीं है। अब इस पे आप देखें ना, तिब्बत पर वो किसी सूरत में भी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। 2003 में उसको बॉर्डर पे टेंशन की वजह से उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि वो एरिया मेरा नहीं है। मैं खाम उस पे क्लेम करें, खाम पंगा लेते रहे, तो उस पे 2003 में उसने किया। उसके बाद चाइना का अपना क्लेम भी है, ये अरुणाचल और अकासाई चिन जो है उस पे 90,000 जो ये उसके तिब्बत के उसके साउदर्न वेस्ट में है, और वो ये कहते हैं कि ये हमारा है, और उसको 11 उसने रीनेम किया उनके इलाकों को। 2021 में 15 जगहों को उसने रीनेम किया। अब उसने उस मैप में उसको शामिल किया। आप देखें कि पूरा उसमें इंडियन के जो वो मीडिया है उसमें जाहिर है वो नहीं मानेंगे। यही आपने जो अभी बात की, चाइना ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ उसने 7 लाख फौजी उधर डिप्लॉय किए। वहाँ वो उसने स्पेशल स्टेटस उसका खत्म किया। उसने अलाउ कर दिया कि जी यहाँ से इंडिया से जितने हिंदू यहाँ जाएं, जाके डेमोग्राफिक चेंज कर वो लेके आए, और वो ट्रेड और तमाम उसमें, ताकि पाकिस्तान उसका क्लेम नहीं कर सके। भाई ये तो एक उसूल के तहत जो है ना, आपने उसको वो करना था, और आपने उसको जो पूरी स्टेट को जो है वो महाराजा ने बेच दिया और आपने खरीद लिया, और आप उसको कहते हैं। और कौन सा जुल्म उन्होंने, कौन सा जुल्म, ये मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मायूब खान साहब ने कह दिया कि किस स्टेट रीजन में, किस स्टेट के साथ, किस मुल्क के साथ उनका झगड़ा नहीं है, और वो चाहता है कि पूरा चाइना ना हो, तो वो तो कहेगा दंदनाता फिरता। चाइना की वजह से ही जो है सारे उसकी जो है ना वो बॉर्डर पे उसने तिब्बत का वो मान भी लिया कि अब ये टेंशन है, खामा में मैं पंगा लेता रहूं। तो ये उनका चाइना का कोई भी हुक्मरान हो, वो यही करेंगे कि कश्मीर हमारा है, उसकी पूरी आबादी उसके खिलाफ है, वो उसको ना माने। वो पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वो इंडियन जो इंडिपेंडेंस डे है वो ब्लैक डे मनाते हैं उसको, और वो तमाम उसमें योम कश्मीर जो है वो जिस तरह मनाते हैं, वो सबको पता है। पूरे पाकिस्तान में योम कश्मीर जिस तरह मनाया जाता है, उनके साथ सॉलिडेरिटी करने के लिए वो सारा उसको है। लेकिन वो क्योंकि ना मैं ना मानूं तो वो ना मानता रहे, तो उसके वो है। और चाइना अपनी जगह, और पाकिस्तान जिस तरह रशीद साफी साहब ने कहा, जाहिर है कि चाइना के साथ, तो चाइना जब उस तमाम उसके जो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करता इस वजह से कि डिस्प्यूटेड एरिया में मैं शिरकत नहीं करूंगा, जाहिर है पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान तो हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, जब क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये रेसिप्रोकल से मामला आगे नहीं बढ़ते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकसी के साथ आप नहीं आगे बढ़ सकते। बहरहाल अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। एक अच्छी खबर हमारे पास मौजूद है एक ब्रेक के बाद।
बर्बाद हो गई। इस औरत के साथ मेरा गुजारा नहीं है। मेरी धी कार आके बह गई है। ये कौन है? ये सम्मो के शौहर हैं। अच्छा, तो ये है वो नमूना। रोने से मसले थोड़ी हल होते हैं। शक्कर भंडारे पर डांस करूं? अरे भाई ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैं सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लूंगा। महंगी गड्डी खरीदने की हमारी हैसियत ही नहीं है अभी। ये लो, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत अजीम भाई है जी। लड्डू में हड्डी। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. और जनाब 16वां एशिया कप जो है वो तमाम तर खदशात के बावजूद पाकिस्तान में उसका आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के तारीख़ी शहर मुल्तान से इसका आगाज़ हुआ है। अभी जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स जो हैं वो आमने सामने हैं। इसके हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सी पहले भी रही, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, बड़ी कि 15 साल के इंतज़ार के बाद बिलाखिर जो है आज पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है। भारत के हमेशा की तरह इसके हवाले से अपने एतराज़ात थे, उन एतराज़ात को दूर करने की कोशिश भी की गई है। इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। ओवरऑल ये सारी सिचुएशन और इसमें कितनी टीम्स हैं और पाकिस्तान के लिए खैर एक बड़े एजाज़ की बात है कि इसकी हम मेज़बानी कर रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बड़ी एक रेलेवेंट मौजूद है कि आसिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया कि आसिफ साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिए, इस पे कमेंट करें कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि आप एशिया कप की मेज़बानी कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल इसमें रहे लेकिन बिलाखिर आज पाकिस्तान जो है वो इसकी मेज़बानी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये मुल्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल इवेंट को यहाँ पर उसकी मेज़बानी कर रहा है और इसका सेहरा जो है वो 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत, क्रिकेट बोर्ड, इनको जाता है कि एशिया कप का पाकिस्तान में मुनक़िद होना ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इससे आगे आसानियां होंगी। तो पाकिस्तान को मेज़बानी मिलनी है चैंपियंस ट्रॉफी की 2025 में, उसके लिए हमारे लिए बहुत सी आसानियां हो जाएंगी। इससे पहले तमाम टीम खेल कर गई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आज एक पाकिस्तान में खुशी का दिन है और हम तमाम पाकिस्तानियों को इसके ऊपर खुशी मनानी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। वेरी गुड। अच्छा, आप ज़रा कुछ टीम्स के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा, कौन कौन सी टीमें हैं जो इसमें शामिल हैं, जो हिस्सा ले रही हैं, कहाँ कहाँ ये मैचेस होंगे। आज की जो हमारी वैसे पाकिस्तानी जो टीम है इसके हवाले से भी हमें बताइएगा कुछ डिटेल से, कौन कौन इसमें खेल रहा है और कौन से ज़बरदस्त खिलाड़ी हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, हमेशा की तरह जो है वो बाबर आजम ने आज अपने इस पहले ही मैच में, एशिया कप के पहले मैच में शानदार एक सेंचुरी दाग दी है और वो जो उनके नाक़दीन थे उनके ऊपर बातचीत कर रहे थे कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, तो आज मेरा ख्याल है अपने बल्ले से उन्होंने जवाब दे दिया है और पाकिस्तान टीम पहले मैच में बहुत अच्छा खेली है। इसमें हमें नेपाल की टीम के लिए और ये एक बहुत बड़ा दिन है नेपाल के अवाम के लिए कि पहली दफा उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नजर आएंगी। हाइब्रिड मॉडल है, पाकिस्तान के पास मेजबानी करनी थी लेकिन भारत की जिद की वजह से वो ना हो पाया। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से स्टेप्स लिए वो बहुत ही अप्रिशिएबल हैं, उनका सराहना चाहिए। और 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बकिया के मैचेस जो हैं फिर वो
श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना इंडिया के साथ जो मैच है 2 तारीख को वो श्रीलंका में खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें इस चीज के ऊपर जरूर बातचीत करनी चाहिए कि जो क्रिकेट है, जो खेले हैं, उसमें से सियासत को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा एक अच्छा इसमें बिहेवियर शो किया है, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें शो की है, बड़ी मैच्योरिटी शो की है कि ठीक है पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करता है, बाकी मैचेस श्रीलंका में हों, वहाँ पर आए, इंडिया खेले। ये एक अच्छा पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स है। अच्छा, मुझे टीम्स के हवाले से बताइएगा कुछ आसिफ साहब के कौन कौन सी टीम्स आपको इस वक्त बहुत फॉर्म में नज़र आ रही हैं और क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तानी टीम, आपने बाबर आजम के हवाले से बात की है कि सेंचुरी उन्होंने बना ली है, कौन ज़्यादा फॉर्म में लग रहा है आपको? हाँ देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम दमादम मस्त कलंदर करेगी एशिया कप में इंशाल्लाह। पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान का जो एक कड़ा इम्तिहान होगा वो भारत के साथ होगा। और श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। अभी हमने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचेस की सीरीज खेली है और उसके साथ साथ बांग्लादेश की टीम भी आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सारी टीम्स बहुत अच्छी जेल हुई हैं। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम इस वक्त टीम को यूनाइट रखे हुए हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां कप्तानी में उनसे जरूर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत होपफुल हूं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखने को मिलेगा एशिया कप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आपको ज़हमत देते रहेंगे जब जब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आसिफ हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान बिलाखिर एक बड़े ज़बरदस्त एक ये काम हुआ है कि एशिया कप जो उसका इनेकाद पाकिस्तान में हुआ है और इंटरनेशनल क्रिकेट आप ये कहें कि पाकिस्तान में आया है, लेकिन इसके साथ साथ जो वो सियासत की जा रही है इंडिया की तरफ से, पहले भी हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे, वो हमें यहाँ भी नज़र आई। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। देखिए, स्पोर्ट्स जो इस वक्त जो है सिर्फ खेल के शोबे तक महदूद नहीं है। आप सऊदी अरब को देख लीजिएगा, जो सऊदी अरब का 2030 का विजन है, उसमें स्पोर्ट्स के लिए एक ह्यूज अमाउंट, जो दुनिया की जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में से है, 6 नंबर की बड़ी इन्वेस्टमेंट का एक एंडोमेंट फंड कायम किया है मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। और पिछले साल जो है 6 अरब डॉलर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए अभी तक खर्च कर चुके हैं और इससे डबल ट्रिपल बजट उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए रखा है। अब सिर्फ अल नसर जो उनके एक टीम थी जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने ले लिया, अब नीमार वहाँ पे सऊदी जो क्लब है उनको ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल और जो दुनिया के चोटी के बड़े फुटबॉलर्स हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। इससे पहले वहाँ पे जो वर्ल्ड रेसलिंग के मुकाबले करवाए गए। कहने का मतलब ये है कि ये एशिया कप सिर्फ क्रिकेट की एक एक्टिविटी नहीं है, एंटरटेनमेंट तो मेरे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए है कि बाबर आजम जो है आज जो है मास्टर स्ट्रोक्स दिखा रहे हैं और अपने फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की, फ़खर और जो इमामुल हक थे वो उनकी बैटिंग वो स्टार्ट में थोड़ी सी नाकाम रही, लेकिन मुल्तान के शायकीन को इस वक्त बाबर आजम और रिजवान ने मायूस नहीं किया। ये तो अपनी जगह पे एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसके साथ जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो बढ़ती है और जो आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज उभरता है तो वो इंतहाई अहम है। 15 साल बाद पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है इस पूरे खित्ते का, यानी एशिया का एक कप हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में जो दुनिया का प्रोपेगंडा है, हमारे पड़ोस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रोपेगंडा सिक्योरिटी का जो होता है, हर वक्त करता रहता है, ये अल्लाह करे कि तमाम एक्टिविटी नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा। अल्लाह करे कि ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे जितनी भी मैचेस है, हार जीत जिसकी भी हो, वो खैरियत से और आफियत से हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये एक्टिविटी जो है खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हो। और जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ खेल नहीं है, खेल के साथ जो इस मुल्क का इमेज जो बेहतर होगा वो एक अलग प्लस पॉइंट है, और इक्तिसादी और जो इकनॉमिक्स एक्टिविटी इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। ठीक है, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँ। पाकिस्तान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है। एशिया कप 15 साल बाद पाकिस्तान में खेला जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फैसले किए गए हैं, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए।
देखें, ये न सिर्फ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के जो शायकीन है उनके लिए बड़ी खबर है, और जिस तरह बताया कि ये लोकल इकोनॉमी जिस तरह जनरेट होती है उनके लिए बहुत बड़ी खबर, और उन लोगों के लिए जो पुरसकून आराम से जाकर स्टेडियम में बगैर किसी खौफ और खतर के वो जाकर स्टेडियम में जो है अपने गेम देख सकते हैं, और उनको जो उनके जो प्लेयर हैं उनके जो उनको वो सपोर्ट कर सकें और उनको जो है उनका गेम देख सकें। इससे पहले दहशतगर्दी के कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे क्रिकेट और खासकर हमसाया मुल्क जो है वो हमेशा इस ताड़ में रहता है कि क्रिकेट वहाँ बिल्कुल सारे दरवाजे बंद हो गए, हम कुछ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों की कोशिशों से सिक्योरिटी के मामला इस तरह टैकल किए गए और पाक फौज का कि उन्होंने ये ऐसा माहौल क्रिएट किया और तमाम जो दुनिया के उन ममालिक हैं जो बहुत मशहूर टीमें हैं उनको इस पर आमादा किया, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 साल बाद हो गया है। तो अब लेकिन इंडिया फिर भी बाज नहीं आया है शहजादा जुल्फिकार साहब। सर, इंडिया फिर भी नहीं बाज आया, पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आई है। उसी हवाले से मैंने कहा था कि पाकिस्तान ने उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो कभी भी बाज नहीं आएगा। वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं कोई मसला पैदा करे, लेकिन हमेशा वो नाकामी का मुंह देखता है। हमेशा जो है उसके लिए नाकामी होती है। वो टीम भेजे ना भेजे, दुनिया के दूसरे टीम अगर आ रहे हैं और उसके बाद ये एशिया कप में जितने मैचेस यहाँ होने हैं, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, और इसके बाद नेक्स्ट जो जितने टूर्नामेंट आएंगे वो भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया जो है अपना मुंह लेके बैठ जाएगा और जरूर नाकाम रहेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फिकार साहब, रशीद साफी साहब मेरे साथ मौजूद। क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत अच्छी खबर, आज पहला मैच खेला जा रहा है मुल्तान में, मजीद भी मैचेस होंगे, और पाकिस्तानी आवाम जो है वो जाहिर है कि क्रिकेट की मदाह है, बहुत पसंद करती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाती है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन भी जो है वो पाकिस्तानी पूरी कौम के लिए अच्छी खबरें लेकर आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।